नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम बात करेंगे उन 3 सियासी मुद्दों की जिन पर आज दिन भर चर्चा होती रही। आज पूरा सच में पहला मुद्दा होगा कि आखिर कितनी है मिस्टर एंड मिसेज वाड्रा की संपत्ति। 77 करोड़ जैसा प्रियंका गांधी ने बताया है, या फिर इससे भी ज्यादा की दौलत जैसा बीजेपी लगा रही है आरोप। जानेंगे मिस्टर एंड मिसेज वाड्रा की संपत्ति का पूरा सच। आज पूरा सच में दूसरा मुद्दा होगा कि आखिर बीजेपी ने क्यों कहा कि गांधी परिवार ने किया है अपने ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का अपमान। क्या है अपमान की कहानी, जानेंगे पूरा सच। आज पूरा सच में तीसरा मुद्दा होगा यूपी उपचुनावों से कांग्रेस हुई पूरी तरह से आउट। यह कांग्रेस की कोई नई रणनीति है या फिर चेहरा बचाने की कवायद। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो प्रियंका की चुनावी राजनीति में उतरने के साथ ही बीजेपी ने उनका स्वागत एक गंभीर आरोप के साथ किया है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी हलफनामे में घोषित संपत्ति को लेकर कई सवाल उठाए। बीजेपी ने इस हलफनामे के आधार पर भ्रष्टाचार के साथ ही रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति को लेकर भी सवाल किया है। बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका गांधी के हलफनामे में पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति की जानकारी गलत बताई गई है। बीजेपी ने प्रियंका के शिमला वाले घर पर भी निशाना साधा है और कहा है कि प्रियंका ने इस घर की कीमत का सिर्फ 10वां हिस्सा बताया है। आज बीजेपी इस आरोप का, जो बीजेपी ने आरोप लगाया है, उसका पूरा सच हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि मिस्टर एंड मिसेज वाड्रा की संपत्ति आखिर है कितनी, जो उन्होंने अपने हलफनामे में बताई है। तो हलफनामे के मुताबिक मिस्टर एंड मिसेज वाड्रा की संपत्ति के गणित को समझा जाए तो प्रियंका गांधी के पास कुल अचल संपत्ति 7 करोड़ 74 लाख रुपए की है, जिसमें दिल्ली के पौष मेहरौली इलाके में उनके पास 2 करोड़ 10 लाख रुपए की कृषि भूमि और एक फार्म हाउस है। और हम आपको यहां बता दें कि संपत्ति में उनके भाई राहुल गांधी बराबरी के हिस्सेदार हैं और यह संपत्ति पैतृक बताई गई है। वहीं प्रियंका गांधी के पास शिमला में एक सुंदर और शानदार घर है, जिसकी कीमत उन्होंने 5 करोड़ 63 लाख से ज्यादा बताई है, करीब करीब 5 करोड़ 64 लाख की कीमत है। और आइए अब बात करते हैं प्रियंका गांधी की चल संपत्ति की। प्रियंका गांधी की चल संपत्ति है कुल 4 करोड़ 24 लाख रुपए के आसपास, और इसमें बैंक में जमा रकम भी शामिल है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स और पीपीएफ में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी इसमें शामिल है। वहीं प्रियंका गांधी को उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक होंडा CR-V कार गिफ्ट की थी, जिसका भी जिक्र इसमें है। और इसके अलावा प्रियंका के पास 4400 ग्राम गोल्ड है, जिसकी कीमत है 1 करोड़ 15 लाख रुपए। और इन सबके अलावा इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 में प्रियंका की आय 46 लाख 39 हजार रुपए है। और ये इनकम हुई है, ये आय हुई है किराए से, बैंकों में जमा रकम के ब्याज से और इन्वेस्टमेंट पर मिले ब्याज से। और इन सबके अलावा प्रियंका गांधी ने अपने हलफनामे में अपने ऊपर 15 लाख 75 हजार रुपए की देनदारी भी बताई है। असल में उन पर साल 2012-13 के लिए इनकम टैक्स का जो रीअसेसमेंट की प्रक्रिया है वो चल रही है, जिसके तहत उन्हें 15 लाख रुपए से अधिक का टैक्स देना है, जो बकाया आप एक तरह से समझ सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं मिस्टर वाड्रा की दौलत की, जो कुल मिलाकर है 65 करोड़ के आसपास, जिसमें मिस्टर वाड्रा के पास करीब 37 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है और 27 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति है। तो इस तरह से मिस्टर एंड मिसेज वाड्रा की कुल संपत्ति होती है करीब करीब 77 करोड़ रुपए की, और जिसमें प्रियंका गांधी की कुल संपत्ति है करीब 12 करोड़ रुपए और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति है 65 करोड़ रुपए। और हम आपको बता दें कि ये पूरा हिसाब हमने करीब करीब आपको बताया है, एक्यूरेट पूरी तरह से नहीं है, लेकिन करीब करीब उसी तरह से। और अब आप सोच रहे होंगे कि प्रियंका गांधी ने अपनी और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति अगर 77 करोड़ रुपए के आसपास घोषित की है तो इसमें विवाद क्या है। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि वाड्रा दंपत्ति ने अपनी कमाई
और संपत्ति कम करके बताई है। और इस बात की जो कंट्रोवर्सी है, इसकी दो मुख्य वजह है। पहली, रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का ब्यौरा, और दूसरी प्रियंका गांधी के शिमला के पास बना जो बंगला है जिसकी मालकिन प्रियंका गांधी है। और हम आपको इन दोनों विवादों का पूरा सच बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति की। अब ध्यान से देखिए, प्रियंका गांधी के 17 पन्नों का हलफनामा जो दाखिल किया गया था, उसके पेज नंबर 13 को, इसमें रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किए गए ऑर्डर का जिक्र है। यह ऑर्डर 28 मार्च 2023 को जारी किया गया था। और इस ऑर्डर का हवाला देते हुए हलफनामे में खुद प्रियंका गांधी ने बताया है कि उनके पति की कुल आय पर इनकम टैक्स विभाग ने 75 करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स की डिमांड की है। ये देखिए, साल 2010-11 के लिए इनकम टैक्स ने मांगा है रॉबर्ट वाड्रा से करीब 7 करोड़ 15 लाख रुपए। इसके बाद नीचे देखिए, बाद के वर्षों का टैक्स जो बकाया बता रहा है इनकम टैक्स, जो मांग रहा है 3 करोड़, 3 करोड़, 11 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, 24 करोड़ और 1 करोड़। और ये सारे करोड़ जोड़ने पर, ये सारी रकम जोड़ने पर हो जाते हैं 75 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और इसीलिए बीजेपी ये कह रही है कि रॉबर्ट वाड्रा की घोषित संपत्ति कम है, जबकि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से टैक्स डिमांड की रकम अधिक है। और ये कैसे हो सकता है? हालांकि रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उनसे जुड़े विवाद खड़ा करती रहती है। आइए सुनते हैं क्या है बीजेपी के आरोप और इस पर क्या है रॉबर्ट वाड्रा का जवाब। रॉबर्ट वाड्रा पर डिमांड नोटिसेस जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्व करे हैं 2010 से लेकर, उसकी वैल्यू 80 करोड़ है, परंतु जो एसेट्स उन्होंने डिक्लेयर करे हैं उसकी वैल्यू 80 करोड़ से कम है। मतलब यह साफ है कि कोई सोर्स ऑफ इनकम, कोई करप्ट चैनल से वाड्रा परिवार कमा रहा है जो वो बताना नहीं चाहता। दूसरा, प्रियंका वाड्रा और उनके ब्रदर राहुल गांधी सुबह शाम रात दिन हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट्स को अब्यूज करते हैं, और वही वाड्रा फैमिली बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हाउसेस के स्टॉक्स में, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। ऐसे दोहरे मापदंड कैसे? जहां भी उनको लगा कि मेरा नाम बेबुनियाद इल्जाम लगाना है, पर वो लगाते हैं, पर उसमें कोई भी आरोप प्रूफ नहीं होता है। मेरा क्लियर है। और मतलब कि जब भी कोई भी उन्होंने सवाल पूछे तो उसका जवाब मैंने सारा दिया, चाहे ईडी हो या इनकम टैक्स हो या किसी का भी, कोई भी एजेंसी का कोई भी नोटिस आता है उसको पूरा जवाब दिया जाता है। और कोई भी गलत चीज़ नहीं हुई है। आप कितनी भी एजेंसियां आ जाए, उनके जितने भी सवाल हैं उसका जवाब देने के लिए मैं राजी हूँ। तो प्रियंका गांधी के नामांकन के हलफनामे में उनके शिमला वाले सुंदर और शानदार घर का भी जिक्र है, जिसकी कीमत प्रियंका गांधी ने करीब 5 करोड़ 64 लाख बताई है। हम आपको इस घर से जुड़ा पूरा विवाद बताएंगे। आइए, लेकिन उसके पहले प्रियंका के चर्चित घर की तस्वीरें कुछ देख लेते हैं। दरअसल शिमला से 10 किलोमीटर दूर छराबड़ा में प्रियंका गांधी का एक घर है और यहाँ पर अक्सर वो आती रहती हैं। कुछ दिन पहले भी प्रियंका यहाँ अपने भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के साथ आई थी और कुछ दिन यहाँ पर ठहरी थी। और प्रियंका गांधी के एफिडेविट के अनुसार छराबड़ा में प्रियंका की सबसे कीमती प्रॉपर्टी में शुमार ये घर 12,000 स्क्वायर फीट का है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल कांग्रेस के नेता और गांधी परिवार के करीबी रहे केहर सिंह खाची के नाम पर इस घर की जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी ली गई थी। इस दौरान घर को लेकर बहुत विवाद भी हुआ था। इसे लेकर तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के सेक्शन 118 में नियमों में छूट दी थी, क्योंकि इस सेक्शन के तहत हिमाचल प्रदेश में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे आरोप लगाए गए थे कि साल 2007 में इस जमीन की जो मार्केट वैल्यू थी वो करीब 1 करोड़ रुपए पर बीघा थी, जबकि प्रियंका गांधी को मकान बनाने के लिए ये जमीन 4 बीघा जमीन जो थी सिर्फ 47 लाख रुपए में दी गई। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में उस वक्त दावा किया गया था। और प्रियंका गांधी को जमीन देने के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट में यह मामला भी गया था। और इस घर का निर्माण शुरू हुआ था साल 2008 में और साल 2011 में
ये 2 मंजिला मकान करीब करीब जब बन गया था तो इसका डिजाइन प्रियंका गांधी को पसंद नहीं आया, तो इसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया और इसे फिर से बनाया गया। और पहाड़ी शैली में बने इस घर को शिमला के नामी बिल्डर तेंजिन ने बनाया है। इस घर को लेकर बीजेपी का कहना है कि प्रियंका ने इस घर की कीमत सिर्फ 5 करोड़ 64 लाख बताई है, जबकि इसकी कीमत 10 गुना ज्यादा है। यानी बीजेपी का कहना है और बीजेपी ये कहना चाह रही है कि इस घर की कीमत करीब करीब 56 करोड़ रुपए के आसपास है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। आइए सुनते हैं कि प्रियंका के बंगले पर बीजेपी के नेताओं के और भी क्या आरोप हैं, ये हम आगे सुनेंगे। ये एसयूवी और फार्म हाउसेस वाले हैं। इनके पास एसयूवी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, फार्म हाउस। बताते हैं शिमला में भी एक बड़ा घर जिसकी कीमत को इन्होंने 1/10वां हिस्सा दिखाया है। और हम सब जानते हैं पहाड़ों में अनुमति नहीं मिलती, लेकिन कानून को झुकवाया इस गांधी परिवार ने, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के परिवार को उनको घर चाहिए था और उसकी कीमत सही नहीं बताते। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा लग्जरी कारों और बाइक के शौकीन होने के साथ साथ फिटनेस फ्रीक भी हैं। इसके लिए वो घंटों जिम में एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक और साइकिलिंग करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा की जो लाइफ स्टाइल है उसमें बाइक और कार के अलावा गोल्फ खेलने और फॉर्मूला 1 रेस देखने का भी वो शौक रखते हैं और वो अक्सर गोल्फ खेलते हुए देखे जाते हैं। वो चुनावी राजनीति में उतरने की अपनी ख्वाहिश भी कई मौकों पर इजहार कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद विवाद हो गया था और एक दौर था जब पेस 3 पार्टी के अंदर रॉबर्ट वाड्रा लगातार नजर आते थे। हालांकि विवादों से उनका पुराना नाता है और जांच एजेंसियों के निशाने पर होने के कारण वो अक्सर विवादों में रहे। हालांकि वो कहते रहे कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़े होने के चलते ही उनको बार बार निशाना बनाया जाता है और यही बात उन्होंने आज फिर दोहराई थी। लेकिन अब हम आपको बताते हैं रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े विवादों का पूरा सच। तो हरियाणा पुलिस ने इसी साल जनवरी में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पहले से दर्ज मामले में धोखाधड़ी के इरादे से गलत तरीके से संपत्ति ट्रांसफर करने का मुकदमा भी जोड़ दिया और यह मामला गुरुग्राम के खेड़की दौला थाने में 1 सितंबर 2018 को दर्ज किया गया था, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई बिल्डरों को आरोपी बनाया गया था। सितंबर 2015 में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और एजेंसी ने यह आरोप लगाया कि वाड्रा की कंपनी ने राजस्थान के बीकानेर के कोलायत में गरीब ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए निर्धारित भूमि का अधिग्रहण किया और यह दावा किया गया कि वाड्रा ने राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके कम कीमत पर करीब करीब 70 हेक्टेयर जमीन हासिल की और बाद में इसे फर्जी लेन देन के जरिए एलेगेनरी फिनलीज को ऊंचे दामों पर बेच दिया। यह उस समय हुआ जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। रॉबर्ट वाड्रा की फर्मों पर यह आरोप भी हैं कि उनकी फर्म में बीकानेर, मानेसर, पलवल, हसनपुर और मेवात में सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि भी खरीदी गई है। और 2011 में अरविंद केजरीवाल ने, जो आज कांग्रेस के सहयोगी हैं, इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा पर डीएलएफ लिमिटेड से 65 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज हासिल करने का आरोप लगाया था और इस विवाद ने मीडिया का उस वक्त काफी ध्यान खींचा था और उसके बाद वो डीएलएफ भूमि सौदों में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई की जांच के घेरे में भी आ गए थे और ईडी ने 2009 में रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगियों पर यूपीए सरकार के दौरान स्थापित एक पेट्रोलियम डील में रिश्वत लेने का आरोप लगाया था और ईडी के अनुसार वाड्रा ने रिश्वत का इस्तेमाल, जो ईडी का आरोप है, लंदन स्थित 12 ब्रैंडस्टन स्क्वायर में 1.9 मिलियन पाउंड की कीमत की संपत्ति खरीदने के लिए किया था। ऐसे आरोप रॉबर्ट वाड्रा पर हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन भरने के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। संपत्ति विवाद के अलावा ये एक दूसरा विवाद है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रियंका के नामांकन के दौरान कमरे के बाहर से झांकते हुए नजर आ रहे हैं और एक शख्स गेट को बंद करता हुआ देखा जा रहा है। इसी वीडियो के आधार पर बीजेपी अब कांग्रेस पर अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के अपमान का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रियंका गांधी के नामांकन के वक्त पूरा गांधी परिवार कमरे में मौजूद था, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
कमरे के बाहर से दरवाजे के बीच से झांक कर देख रहे थे। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समेत बीजेपी नेताओं ने इस वीडियो को खूब शेयर किया है। उनका कहना है कि गांधी परिवार ने अनुसूचित जाति के नेता का अपमान किया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी 2 तस्वीरें दिखाई। उन्होंने नामांकन के दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे की तस्वीर दिखाई। इसमें खड़गे पीछे की सीट पर बैठे। उन्होंने कहा कि खड़गे पिछड़े वर्ग से आते हैं और गांधी परिवार ने खड़गे को अध्यक्ष पद पर तो बैठा दिया है, लेकिन रिमोट अपने हाथ में रखा है। वहीं गौरव भाटिया ने जो दूसरी तस्वीर दिखाई, उसमें प्रियंका गांधी, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका के बेटे रेहान वाड्रा और सोनिया गांधी नजर आ रही हैं। और गौरव भाटिया का यह आरोप है कि प्रियंका के नामांकन के दौरान पूरा गांधी परिवार कमरे के अंदर है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमरे के बाहर हैं और झांक रहे हैं। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि नामांकन के वक्त डीएम के कमरे में किसी भी प्रत्याशी के साथ उसके समेत सिर्फ 5 लोग ही बैठ सकते हैं, ऐसा नियम है। और जब खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पहुंचे तो पहले से ही कुछ लोग बैठे थे। गौरव भाटिया ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी के साथ हुए बर्ताव की भी याद दिलाई। हम आपको बताएंगे इसका पूरा सच, लेकिन पहले आप सुनिए इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत का क्या कहना है। इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है कि आप राजनीति में अपना ओछी घटिया राजनीति करते हुए जो दलित समाज से आता है, पिछड़े समाज से आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो पार्टी का अध्यक्ष है तो क्या हुआ, पिछड़े समाज से आता है तो क्या हुआ। कई बार सांसद रहे हैं तो क्या हुआ। उनको बाहर रखा कमरे से और वो झांक रहे थे कि मैं कब आऊंगा जब ये भ्रष्टाचारी गांधी परिवार अनुमति देगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछड़े समाज से सीताराम केसरी जी भी थे, अध्यक्ष रहे, उनका कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया और किस तरह से हाथ पांव पकड़कर उनको कांग्रेस हेडक्वार्टर से बाहर फेंकवा दिया गया था। असलियत यह है कि नामांकन के वक्त डीएम के कमरे में प्रत्याशी को मिलाकर मात्र 5 लोग बैठ सकते थे। जब खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पे पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वो कमरे से निकले, उनको पता चला ये लोग आ गए, वो लोग कमरे से निकले, उसी वक्त खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आए और खड़गे जी आकर प्रथम पंक्ति में बैठे। सोनिया जी सीपीपी की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंक्ति में बैठी। हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है, लेकिन भाजपा बार बार जो खड़गे जी का अपमान करती है, शायद इसलिए करती है क्योंकि खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं। तो आज बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के कथित अपमान का मामला उठाते उठाते कांग्रेस के पुराने जख्म भी छेड़ दिए और इसी सिलसिले में उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी का नाम लिया। आइए आपको बताते हैं कि सच क्या है, पूरा सच क्या है और किस तरह से 1998 में सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था। तो सीताराम केसरी को 1996 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। तब कांग्रेस के बड़े नेताओं की राय थी कि सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को अध्यक्ष बना देने से पार्टी को फायदा होगा। लेकिन सीताराम केसरी पार्टी के चुने हुए अध्यक्ष थे और कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार चुने गए अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रावधान नहीं है। लिहाजा कहते हैं कि केसरी से जबरन इस्तीफा लेने का प्लान तैयार किया गया और इसके लिए 5 मार्च 1998 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई और 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का दफ्तर है, इस पर जो बैठक हुई, इस पर वरिष्ठ नेताओं ने सीताराम केसरी को इस्तीफा देने और अपनी जगह सोनिया गांधी को नामांकित करने के लिए दबाव डाला। ये सुनते ही सीताराम केसरी भड़क गए और बैठक वाले हॉल से बाहर निकल गए और इसके बाद बाकी नेताओं ने सोनिया गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया और कहते हैं कि सोनिया की पार्टी की कमान संभालने तक जो प्रक्रिया चली, तब तक सीताराम केसरी को 2 घंटे तक बाथरूम में बंद रखा गया था और यह आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगाया था। और सोनिया के अध्यक्ष बनने के बाद जब बुजुर्ग केसरी दफ्तर से बाहर जा रहे थे तो कहते हैं कि कुछ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी धोती खींचने की भी कोशिश की थी।
तो ये थी सीताराम केसरी की कहानी। तो एक तरफ कांग्रेस इस तरह के विवादों में घिरती और उलझती नजर आ रही है, वहीं उत्तर प्रदेश से भी कांग्रेस के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है, जहां 9 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से बाहर हो गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि इन उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार भी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो सोचिए, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो है वो अब दूसरे क्षेत्रीय दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए मैदान छोड़ दिया है? आखिर अखिलेश यादव को फ्री हैंड देने के पीछे कांग्रेस की रणनीति है या कोई मजबूरी है? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस ने हरियाणा की हार से कोई सबक सीख लिया है? आइए आपको बताते हैं इसका पूरा सच। दरअसल समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीटें गठबंधन के तहत ऑफर की थी, लेकिन कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व लगातार 5 सीटों की डिमांड कर रहा था। इसके बाद अखिलेश ने बिना कांग्रेस से सलाह लिए हुए 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया और कांग्रेस के लिए गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट छोड़ दी। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का रिकॉर्ड जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। गाजियाबाद में कांग्रेस लगातार 4 चुनावों में हारी है, वो भी बड़े अंतर से। कुछ ऐसा ही हार अलीगढ़ की खैर सीट का भी है, जहां कांग्रेस लगातार 5 बार हारी है। सालों से इस जगह पर कांग्रेस कभी जीती ही नहीं है। तो यूपी उपचुनाव में इंडी गठबंधन के सभी प्रत्याशियों के सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने को लेकर जहां भाजपा ने तंज कसा, तो वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, माफ कीजिएगा, पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस को अपना ऑफिस भी और झंडा भी समाजवादी पार्टी को सौंप देना चाहिए। और वहीं सपा नेता अखिलेश यादव के फैसले को वो अब सही ठहरा रहे हैं। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पिंडदान कर दिया। कांग्रेस का झंडा, डंडा, निशान, ये भी अखिलेश यादव जी को सौंप देना चाहिए। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सेमल जारी कर दिया है तो उसमें कहना क्या है? जिसको जिसको सेमल मिला है उनकी जीत के लिए बधाई है, मेरी शुभकामनाएं हैं और जीत के आवे। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। तो पूरा सच में अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे मध्य प्रदेश के सीएम हाउस में बुंदेली गर्ल का जलवा। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर UPI पिन डाला, उधर पैसा कहाँ है? मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो
ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बुंदेली गर्ल से। एमपी के छतरपुर जिले के पहाड़ गांव की रहने वाली 12 साल की ये बुंदेली गर्ल बिन्नू रानी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है और अब तो एमपी के सीएम मोहन यादव भी बुंदेली गर्ल बिन्नू रानी के फैन हो चुके हैं। और असल में बुंदेलखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने वाली बुंदेली बौछार संस्था ने सीएम मोहन यादव के साथ बुंदेली मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एक बैठक रखी थी, जिसमें बिन्नू रानी ने ऐसा जलवा बिखेरा कि मोहन यादव भी ठाका लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। तो आइए देखते हैं ये मजेदार वीडियो। हेलो गाइस, सब खाना नाम पहुंचे गाइस। आज हम आए थे मुख्यमंत्री जी लोग भोपाल, तो मैं गाइस तो अच्छा लगू मिल के देखो तो कितनी मना यार इनसे मिलवी। तो हम पूछे कि भगवान कितना अच्छा बंगला बनू के पछू पतो इतना बड़ा तालाब बनू के हम तो देख के पगली आ से सट पटा गए भैया इतना बड़ा तालाब। और जब सीएम हाउस देखो तो कितने बड़ा है, तो भैया हम देख के इतना अच्छा लगो। ऐसा तो हमने कहूँ देखो नहीं अपने भोपाल में ऐसा इतना बड़ा इतना कितने मंजिल है और बहुत सुंदर बनू। और जे राम राम मुख्यमंत्री जी राहुल आपको सुन रहे हैं और हमें देखा था तो ना मना। अरे आपको देख के डर लग रहा है और हमारी वीडियो देखा था अभी तक तो नहीं देखा है। हमने आपकी एक वीडियो बनाई ना दी थी, अभी मैंने कहा देखी है। अच्छा और अब हम सागर गए थे, सुरेश सर कह रहे थे उनको नाम भूल गए, आर्यन सर कह रहे थे कि हम मिलवा दे भी और सचिन भैया तो मिलवा ही था मिलवा दे। हाँ अब हमारा नाम जाना था नहीं जाना, तो हमारा नाम आया बिन्नू रानी, मतलब नाम नहीं बिन्नू रानी कहो तो हमारा नाम दीपा यादव है। दीपा यादव हाँ। अच्छा बिन्नू रानी आपका धन्यवाद। हाँ। और हमें आप जो कहो लाइक करो कमेंट करो फॉलो करो। अरे डरा के बोल रहे फॉलो करो फॉलो करो फॉलो कर दिया भाई। फॉलो तो करनी है फॉलो तो करनी है और सब्सक्राइब तो जबरदस्ती करना है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।